नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के 1100 से अधिक MCQ प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको विस्तार पूर्वक देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों सभी 1100 प्रश्न मैं आपको रुक्मणी द पेंफा बुक में से मैं करवा रही हूँ। रसायन विज्ञान के सभी 1100 प्रश्न आपको 5 पार्ट की वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों यह रसायन विज्ञान का मेरा पहला पार्ट है। इसमें 150 प्रश्न आपको देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न हमारे सामने, अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें हैं। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया NH3 गैस बनाया जाता है। यानी कि अमोनिया के निर्माण में काम आने वाली गैसें कौन सी हैं, तो वो हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन, इनके मिश्रण से अमोनिया NH3 गैस बनाया जाता है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है। आप इसे जरूर याद रखें, ये पूछ लिया जा सकता है कि हैबर विधि के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है। हैबर विधि के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया का। अमोनिया यानी कि NH3 गैस का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैबर विधि द्वारा अमोनिया का किया जाता है। अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण इत्यादि में होता है। ऑक्सीजन की जो खोज है वो जे प्रिस्टले के द्वारा की गई। यह रंगहीन, गंधहीन एवं वायु से कुछ भारी गैस है। यह स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायक होती है। इसे प्राणवायु यानी कि लाइफ एयर भी कहा जाता है। ओजोन गैस यानी कि O3 ऑक्सीजन का अपर रूप है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। समुद्र तल से 25.30 किलोमीटर की ऊंचाई पर O3 की सांद्रता अधिकतम होती है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशा बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें जो न्यूट्रॉन है वो नहीं होता है। इसकी जो खोज है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी हाइड्रोजन की खोज। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटेरियम। इसका उपयोग रॉकेट ईंधन गैसोलीन के निर्माण में हैबर विधि के द्वारा अमोनिया के निर्माण में होता है। इसका जो उपयोग है वो रॉकेट ईंधन गैसोलीन के निर्माण में हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में होता है। और नाइट्रोजन की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने 1722 ईस्वी में की थी। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने 1722 ईस्वी में की थी। और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी और नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने 1722 में की थी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्लैटिनम। ऑप्शन डी, प्लैटिनम। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु प्लैटिनम है। सोडियम का जो निष्कर्षण है वो डाउन्स विधि के द्वारा किया जाता है। ये आप जरूर याद रखें कि सोडियम का जो निष्कर्षण है वो डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। और हैबर विधि के द्वारा जो उत्पादन है वो अमोनिया गैस का किया जाता है। अमोनिया का मतलब किया जाता है। धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक जो नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है। यह कपड़ा साफ करने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में उपयोग होता है। यह कठोर जल को मृदु जल बनाने में उपयोग होता है, तो आप इसे जरूर याद रखें। खाने वाला सोडा NaHCO3। NaHCO3 का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। उसका सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडे का, और जो खाने वाला सोडा है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट को ग्लोबर सॉल्ट कहा जाता है। ग्लोबर सॉल्ट कहा जाता है। इसका उपयोग दवा एवं कांच बनाने में होता है। सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहा जाता है? हाइपो। और हाइपो का जो उपयोग है वो फोटोग्राफी में होता है। आपसे प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि किस हाइपो का जो उपयोग है वो फोटोग्राफी में होता है, तो इसका आंसर है सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का। तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट से होता है। तांबा का जो निष्कर्षण है मुख्यतः कॉपर पाइराइट से होता है। कॉपर सल्फेट इसे ब्लू विट्रोल कहा जाता है। कॉपर सल्फेट इसे ब्लू विट्रोल कहा जाता है। आगे दिया है मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्नलाइट आयस्क से किया जाता है।
मैग्नीशियम का निष्कर्षण कार्नेलाइट से किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में एवं मिश्र धातु के निर्माण में होता है। इसका जो उपयोग है वो फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में एवं मिश्र धातु के निर्माण में होता है। ड्यूरालुमिन मैग्नीशियम का मिश्र धातु है। ड्यूरालुमिन मैग्नीशियम का मिश्र धातु है। इसका उपयोग हवाई जहाज के निर्माण तथा प्रेशर कुकर के निर्माण में भी होता है। इसका जो उपयोग है वो हवाई जहाज के निर्माण में तथा प्रेशर कुकर के निर्माण में भी होता है। भूपट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.8% और दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72% और तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम 8.13% है। 8.13% पाया जाता है भूपृष्ठीय पृष्ठ में। तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारे सामने, जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप है, आंसर है इसका बी, वर्षा का जल। तो वर्षा का जो जल होता है वो जल का एकदम शुद्धतम रूप होता है। चौथा प्रश्न है, पैरासीटामोल। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, एक पीड़ा हर है। पैरासीटामोल क्या है? एक पीड़ा हर है। सल्फर ड्रग्स, यह जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसका निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। इसका जो निर्माण है वो सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। उदाहरण के लिए सल्फानिलमाइड, सल्फाडाइजिन, सल्फाथायोजोनम, सल्फाथायोजोनम। पांचों प्रश्न है, क्लोरोमाइसिटिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिजीवाणिक, एंटी बैक्टीरियल है। क्लोरोमाइसिटिन प्रतिजीवाणिक यानी कि एंटी बैक्टीरियल है। क्लोरोमाइसिटिन प्रतिजीवाणिक एंटीबायोटिक्स है। इसका निर्माण सूक्ष्म जीवाणुओं, कवक इत्यादि से होता है। ये औषधियां अन्य जीवाणु को मारती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। और एग्जाम्पल के लिए टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन इत्यादि। एंटीसेप्टिक, यह भी जीवाणुओं को नष्ट करती है किंतु यह घाव भरने में सहायक होती है, जैसे इथाइल आयोडाइड, फिनाल फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इत्यादि। छठा प्रश्न है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अपचयन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग होता है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग होता है। बर्जिलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई है। बर्जिलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई है। वह सी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग होता है या धनात्मक तत्व में कमी होती है तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। वो ऑक्सीकरण कहलाता है। सातवां प्रश्न है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। रासायनिक रूप से गन्ने की जो शर्करा है वो क्या होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुक्रोज है। रासायनिक रूप से गन्ने का रस सुक्रोज है। यह कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड का एक प्रकार है। इसमें दो मोनोसैकेराइड के अणु मिलकर बनते हैं। इसमें दो मोनोसैकेराइड के अणु मिलकर बनते हैं। सुक्रोज जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है। जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है। आठवां प्रश्न है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, इसका आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। नौवां प्रश्न है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वो प्रोटियम है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जो भारी जल का निर्माण करता है। D2O यानी कि भारी जल, इसका जो अणुभार है वो 20 होता है तथा परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है। यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। यह न्यूट्रॉनों की गति को क्या करता है? कम करता है। ट्राइट्रियम रेडियो सक्रिय तत्व है। ये आप जरूर याद रखें कि हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय होता है। तो आंसर है इसका ट्राइट्रियम, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम। 10वां प्रश्न है, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑक्सीजन तथा हीलियम। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम मिश्रित वायु का उपयोग करते हैं। 11वां प्रश्न है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ। और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ।
किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन और अधिक ठोस विलय घोल में असमर्थ होता है। और अधिक ठोस विलय घोल में असमर्थ होता है। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, लॉन्ड्री साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन जो है वो क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। लॉन्ड्री साबुन प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। सोडियम क्लोराइड को साधारण लवण कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण लवण कहा जाता है। और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण यानी कि फ्रीजिंग मिक्सचर भी बनाया जाता है। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% सोडियम क्लोराइड होता है। डिहाइड्रेशन में शरीर में सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन में शरीर में सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील परंतु नग्न आंखों से दृश्य होते हैं, निलंबन यानी कि सस्पेंशन कहलाते हैं। जैसे कि नदी का गंदा जल वायु में धुआं। नदी का गंदा जल वायु में धुआं। 13वां प्रश्न है दोस्तों, संश्लेषित अपमार्जक क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। एरोमेटिक तथा एल्फेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। संश्लेषित अपमार्जक एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। इसे साबुन रहित साबुन कहा जाता है। इसे साबुन रहित साबुन कहा जाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। 14वां प्रश्न दोस्तों, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका विस्तार पूर्वक आंसर है कि अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। कठोर जल में उपस्थित Ca2+ Mg2+ आयनों के साथ कोई अवक्षेप नहीं बनाते हैं। इसके कारण यह खूब झाग देता है। इसके कारण यह खूब झाग देता है। चूने के जल यानी कि लाइम वाटर में क्या होता है? चूने के जल लाइम वाटर में क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के जल लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में, रंग बनाने में होता है। साबुन बनाने में और रंग बनाने में होता है। 16वां प्रश्न है, वायु के नमूने में क्या है? वायु के नमूने में क्या है? आंसर है इसका डी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैसें। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैसें। 17वां प्रश्न है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ही होता है, लेकिन सामान्यतः 78.07% जो है वो नाइट्रोजन, 20.93% ऑक्सीजन और 0.03% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आर्गन 0.93% तथा अन्य इत्यादि गैसें इसमें पाई जाती है वायु में। 18वां प्रश्न है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम के द्वारा बदला जाता है? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम के द्वारा बदला जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी के रूप में बदला जाता है। आसवन यानी कि डिस्टिलेशन, आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रवों के कक्षनाकों में अंतर अधिक होता है तब इस विधि द्वारा उनको अलग किया जाता है, जैसे कि जल का शुद्धिकरण करना। रवाकरण, तो इसका है, इस विधि में रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है। छानने के
बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए CuSO4 को इसके घोल से अलग करना। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? लोहे की वस्तुओं में जो जंग है वो क्या बनने से लग जाती है, यानी कि लोहे में जो जंग है वो क्यों लगता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। लोहे की वस्तुओं पर जो जंग है वो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, अर्थात नए पदार्थ का जो निर्माण है वो हो जाता है। और एग्जाम्पल के लिए दूध सा दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र जो है वो Fe2O3XH2O और X जो है उसमें अणुओं की संख्या होती है। लोहे में जंग लगने से इसका वजन जो है वो बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से इसका जो वजन है वो बढ़ जाता है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगने के कारण जो वस्तु है उसका वजन जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है या कुछ नहीं होता है? तो कई बार ये एग्जाम में प्रश्न आता है, तो आप याद रखिए कि लोहे में जंग लगने से जो इसका वजन है वो बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से जो इसका वजन है वो बढ़ जाता है। जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता का लेप किया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यह जस्तीकरण इसे जस्तीकरण कहते हैं। 20वां प्रश्न है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? रासायनिक जो तौर है उसके आधार पर हीरा क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शुद्ध कार्बन। रासायनिक रूप से हीरा जो है वो एक शुद्ध कार्बन है, जो कार्बन का पर रूप है। 21वां प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन को तनु करती है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में भरने तथा द्रव नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने में तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा करने के लिए किया जाता है। 22वां प्रश्न है, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उनका परासन ऑस्मोटिक दाब समान हो। उनका परासन यानी कि ऑस्मोटिक दाब समान हो। दो विलयनों में जब उनका परासन ऑस्मोटिक दाब समान हो तब उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है। यह आप जरूर याद रखें। 23वां प्रश्न है दोस्तों, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, तरल। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई जो गैस है वो तरल यानी कि लिक्विड अवस्था में रहता है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटर मोलिकुलर फोर्स यानी कि अंतराण्विक बल अधिक लगता है। द्रव का आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटर मोलिकुलर फोर्स अंतराण्विक बल कम लगता है। अंतराण्विक बल जो है वो कम लगता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटर मोलिकुलर फोर्स नहीं लगता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटर मोलिकुलर फोर्स नहीं लगता है। विलयन सॉल्यूशन में दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल का विलयन कहते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल का विलयन कहते हैं। 24वां प्रश्न है, रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई जो गैस है वो किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। रसोई गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में इथाइल मर्कप्टेन को मिला देने पर एक विशेष प्रकार का तीखा गंध आती है। तीखी गंध जो होती है। मीथेन को मास्ट यानी कि दलदल गैस भी कहा जाता है। धान के खेतों में प्राय मीथेन गैस निकलता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में सबसे अधिक 85% मीथेन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि भी होता है। प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस में सबसे अधिक मीथेन यानी कि 83% होता है। प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस में सबसे अधिक मीथेन होता है। बायोगैस में सबसे अधिक 65% मीथेन होता है। बायोगैस में सबसे अधिक
65% जो है मीथेन होता है। 25वां प्रश्न है, अभ्रक क्या है? अभ्रक क्या है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। अभ्रक ऊष्मा का चालक एवं विद्युत का कुचालक होता है। अभ्रक ऊष्मा का चालक एवं विद्युत का कुचालक होता है। 26वां प्रश्न है, एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधन पदार्थों में बदलते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधन पदार्थों में बदलते हैं। एंजाइम जो है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधन पदार्थों में बदलता है। 27वां प्रश्न है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। बल्ब के अंदर अक्रिय गैस आर्गन भरी जाती है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। 28वां प्रश्न है, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका क्या कारण है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। खोलते हुए जो द्रव हैं वो अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, क्योंकि खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। तो आप इसे जरूर याद रखें कि जो शीशे के जो बर्तन हैं वो गर्म दूध या कुछ भी गर्म पानी उसमें डालने पर वो टूट जाते हैं, तो उसका कारण होता है कि खोलते हुए द्रव में अधिक दाब उत्पन्न वो करते हैं, तो इसलिए वो टूट जाते हैं। 29वां प्रश्न है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? जंग लगे हुए लोहे का जो वजन है वो बिना जंग लगे हुए लोहे के वजन लोहे से क्या होता है? बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुछ अधिक। कुछ अधिक। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से कुछ अधिक होता है। तो आपको भी ऊपर ये मैंने प्रश्न करवाया था कि जो जंग लग जाता है तो लोहे का वजन जो है वो बढ़ जाता है। तो जो बिना जंग का लोहा होगा वो तो जंग लगे हुए लोहे की तुलना में हल्का ही होगा। तो जंग लगा हुआ जो लोहा होगा वो भारी होगा। आगे प्रश्न है, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। परम शून्य ताप क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहा जाता है। ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है परम ताप पैमाना कहलाता है। परम ताप पैमाना कहलाता है। तो परम शून्य जो ताप होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वे, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में वो बदल जाते हैं। ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। 32वां प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग अमोनिया के उत्पादन में होता है। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग अमोनिया के उत्पादन में होता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाली तापमापी में भरने के काम में आता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्चतम ताप मापने वाली तापमापी में भी भरने के काम आता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में ही रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में ही रखा जाता है। 33वां प्रश्न है, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लाटिंग। इलेक्ट्रोप्लाटिंग निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहते हैं। वल्कनीकरण यानी कि वल्कनाइजेशन प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहते हैं। यह आप जरूर याद रखें। 34वां प्रश्न है, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में
मुख्य रासायनिक पदार्थ है? पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कैल्शियम फास्फेट होता है। 35वां प्रश्न है, रासायनिक रूप में शुष्क हिम यानी कि ड्राई आइस है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप में शुष्क हिम ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी क्लोरीन। सामान्य वायु के नमूने में क्लोरीन गैस उपस्थित नहीं होता है, तो ये आप जरूर याद रखें। 35वां प्रश्न है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है। उत्प्रेरक यानी कि कैटालिस्ट वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदल देता है। 38वां प्रश्न है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा में यानी कि रॉट लोहा में कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवा यानी कि रॉट लोहा में होती है। इसमें जो कार्बन है वो 0.12 से 0.25% तक होता है। 0.12 से 0.25% होता है पिटवा लोहा में। इस्पात यह लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु एलॉय है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% तक होता है। 0.25 से 1.5% तक होता है कार्बन की मात्रा किसमें? इस्पात में। ढलवा लोहा, इसमें कार्बन की मात्रा 2.5% तक होता है। 2.5% तक होता है। इसी कारण यह कठोर एवं भंगुर होता है। इसी कारण यह कठोर एवं भंगुर होता है। 39वां प्रश्न है, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्श गैस कौन सा है? कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्श गैस कौन सा है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी मीथेन है। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व से सड़ने से बनने वाला जो मार्श गैस है वो मीथेन है। तो मीथेन कोई मार्श गैस कहाँ जाता है तो आप जानते ही होंगे। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व से सड़ने से बनने वाला मार्श गैस मीथेन है। 40वां प्रश्न है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। एसिटिक अम्ल यह सिरका विनेगर में पाया जाता है। 41वां प्रश्न है, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है। नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल। नींबू तथा संतरे में साइट्रिक अम्ल यानी कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 43वां प्रश्न है, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है, तो इसका आंसर है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण जल आपूर्ति के जल का जो शोधन है, जो शुद्धिकरण है, वो क्लोरीनीकरण प्रक्रिया से होता है। 44वां प्रश्न है, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। शर्करा के किण्वन के पश्चात एथिल यानी कि इथाइल एल्कोहल बनता है। ये आप जरूर याद रखें कि शर्करा के किण्वन के पश्चात फर्मेंटेशन के पश्चात एथिल एल्कोहल बनता है। फर्मेंटेशन जो है, किण्वन जो है, वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ एंजाइम के द्वारा सरल पदार्थ में परिवर्तित होता है, किण्वन कहलाता है। और इसके नीचे आपको पूरी प्रक्रिया दी गई है, पूरी जो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है कि शर्करा का जो किण्वन है उसके बाद जो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, तो वो किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले ये जो है, ये हमारा सुक्रोज है, ये हमारी गन्ने की शर्करा है। इसको हम पानी के साथ मिलाने के बाद हम इसमें ईस्ट और एंजाइम के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। इन्वर्टेज यानी कि एंजाइम के साथ हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। इसके बाद हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और फिर इसकी यहाँ पर हम ईस्ट जो जाइमेज है उसके द्वारा हम इसकी क्रिया करवाते हैं, तो उसके बाद हमें ये इथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है। ये हमें इथाइल एल्कोहल प्राप्त होता है और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये पूरी इसकी एक प्रक्रिया रिएक्शन दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। 45वां प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अंतर्गत वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन। 46वां प्रश्न है, काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी डैश जलाते हैं।
कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी डैश जलाते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, वायु की अनुपस्थिति में। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, इसे आप जरूर याद रखें। 47वां प्रश्न है, जंतु चारकोल प्राप्त होता है? जंतु चारकोल प्राप्त होता है तो आंसर इसका ऑप्शन डी, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से। वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से। जंतु चारकोल वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से प्राप्त होता है। 48वां प्रश्न है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, सल्फर। आंसर इसका सल्फर। सल्फर मिलाने से प्राकृतिक रबर अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक लचीला होता है। 49 प्रश्न है, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटों पर लगा सिल्वर रजत ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है। काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता। प्लेट पर लगा सिल्वर रजत ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है। काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता है। 50वां प्रश्न दोस्तों, क्लोरीकरण। क्लोरीकरण तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना है। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना ही क्लोरीकरण है। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना ही क्लोरीकरण है। यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है तथापि फिलामेंट जल नहीं जाता क्योंकि? तो आपको इस कारण पूछा गया है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती क्योंकि बल्ब निर्वातित होता है तथा उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या फिर अक्रिय गैस भरी होती है। रोशनी वाले बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है लेकिन फिलामेंट जलता नहीं है क्योंकि जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होता है, तो ये आप जरूर याद रखें। और क्योंकि बल्ब निर्वातित होता है तथा उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस ऑर्गन इसमें भरी जाती है। इस्पात में होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 0.1 से 2% तक कार्बन। इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% तक होती है। इस्पात लोहा एवं कार्बन का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में लोहा क्रोमियम एवं निकेल होता है। इसमें क्रोमियम की मात्रा लगभग 18% होती है। क्रोमियम की मात्रा अधिक होने पर स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। इस्पात का उपयोग बर्तन बनाने में, पुल बनाने में, औजार बनाने में, रेलवे पटरी बनाने में किया जाता है। 53वां प्रश्न है दोस्तों, लारमंड स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है, तो क्या बनाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्लूकोज। लारमंड स्टार्च को जल का अपघटित कर ग्लूकोज प्राप्त होता है। 54वां प्रश्न है, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं जिसमें होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूजेल की गोलियां में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है जो अम्लता कम करने के लिए लिया जाता है। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना है जो कि भोजन के पचाने में सहायक होता है। 57वां प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आणविक सूत्र बराबर है n गुना में मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र बराबर है n गुना में मूलानुपाती सूत्र। रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित हैं। आणविक का अणुसूत्र बटे में मूलानुपाती सूत्र, आणविक का अणुसूत्र बटे में मूलानुपाती सूत्र बराबर है n, जहाँ n जो है कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 1 2 3 4, और आणविक सूत्र बराबर होता है n गुना में मूलानुपाती, n गुना में मूलानुपाती, इससे गुना ये हो जाएगा। 58वां प्रश्न है, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। ऑप्शन डी, लोहा। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु लोहा है।
एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट, इसमें एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट से किया जाता है। पीतल जो है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, और जो कांसा है वो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः कैल्बेराइट एवं सिल्वेनाइट से किया जाता है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः कैल्बेराइट एवं सिल्वेनाइट से किया जाता है। स्वर्ण की शुद्धता प्योरिटी ऑफ गोल्ड कैरेट्स में व्यक्त की जाती है, और 100% शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। और नोट करने योग्य है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। इसमें मीथेन जो है वो 65% पाया जाता है। बायोगैस यानी कि गोबर गैस से मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैस से निकलती है। यह एक उत्तम किस्म का ईंधन है, इसमें धुआं नहीं निकलता है। बायोगैस के समाप्ति के बाद संयंत्र में अवशिष्ट पदार्थ में N2 एवं फास्फोरस के कई यौगिक मौजूद रहते हैं, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। जानवरों एवं पेड़ पौधों से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप बायोगैस निकलता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग जो है वो किया जाता है, आप जरूर याद रखें। 60वां प्रश्न है दोस्तों, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो है वो कंपोस्ट है। यह जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त होता है। वर्जिलियस के शिष्य वोहलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। वर्जिलियस के शिष्य वोहलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। इन्होंने अमोनिया साइनेट को गर्म कर यूरिया प्राप्त किया। 61वां प्रश्न है, पीएच प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को। पीएच विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को प्रदर्शित करता है। पीएच किसी घोल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस घोल का पीएच कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के जलीय विलयन का पीएच लगभग 2 होता है। इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के जलीय विलयन का पीएच जो है वो हो सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका जो उपयोग है वो साबुन बनाने में, कागज के निर्माण में, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में एवं कृत्रिम रेशे के निर्माण में होता है। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, आंसर इसका ऑप्शन ए सिलिकॉन। सिलिकॉन शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है। सिलिकॉन प्रकृति में रेत और पत्थर के रूप में पाया जाता है। यह अपरूपता की घटना प्रदर्शित करता है। यह एक अधातु है। पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा बहुत यातायात में पाया जाने वाला ये तत्व है, बहुत अधिक पाया जाने वाला ये तत्व है। और पृथ्वी की परत में इसकी जो प्रतिशतता है वो 26% होती है। पृथ्वी की परत में इसकी जो प्रतिशतता है, जो मात्रा है वो 26% होती है। सिलिकॉन कार्बाइड, इससे कार्बोरंडम एवं कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। सिलिकॉन कार्बोराइड, इसे कार्बोरंडम एवं कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। 66वां प्रश्न है दोस्तों, आग बुझाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस है। आग बुझाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आग बुझाने के काम में लाई जाने वाली गैस है। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। शीतल पेय पदार्थों के बोतलों में उच्च दाब पर CO2 गैस भरी होती है।
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस मीथेन है। नाइट्रोजन प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है। नाइट्रोजन प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है। यह यूरिया में 46% होता है। पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं। फ्लोरीन आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आप जरूर याद रखें कि जो फ्लोरीन है वो आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यह रंगहीन, दम घोटने वाली, गंध युक्त, हवा से भारी तथा विषैली गैस होती है। यह रंगहीन, दम घोटने वाली, गंध युक्त, हवा से भारी गैस और तथा विषैली गैस ये होती है। इसका जो उपयोग है वो विरंजक के रूप में होता है। इसका उपयोग जो है वो विरंजक के रूप में होता है। CO सूर्य प्रकाश में क्लोरीन के साथ संयोग कर फास्जिन या कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करता है। CO CI2 का निर्माण करता है, जो एक विषैली गैस है। सिलिकॉन तत्व किसमें पाया जाता है? सिलिकॉन जो तत्व है वो पाया जाता है किसमें? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रेत में। रेत में सिलिकॉन तत्व पाया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन होता है। विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन होता है। किसी यौगिक की द्रवित अवस्था का घोल की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। किसी यौगिक की द्रवित अवस्था का घोल की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। 71वां प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित से बना होता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी कार्बन। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा कार्बन का बना होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा डैश तत्वों से बनता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी क्लोरीन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा क्लोरीन से बना होता है। 73वां प्रश्न है दोस्तों, लोह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। लोह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अपचयन। लोह अयस्क से लोहे का उत्पादन अपचयन विधि से होता है। लोहे का निष्कर्षण वात भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है। एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बहुलकीकरण। बहुलीकरण के कारण एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं बहुलीकरण कहलाता है। बहुलीकरण कहलाता है। एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सिरका। पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक सिरका है। इसका पीएच मान 2.4 से 3.4 तक होता है। 2.4 से 3.4 तक होता है। किसी घोल की अम्लता की क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग होता है। इस मापदंड को पीएच स्केल कहते हैं, जो कि 1 से 14 तक ये दर्शाया गया है। ये पीएच पूरा स्केल आपके सामने दर्शाया गया है। और ये 0 से लेकर 114 तक ये होता है। जो बीच का नंबर है 7, ये उदासीन होता है, ना तो ये अम्लीय होता है ना ये क्षारीय होता है, तो ये उदासीन होता है। और जो 7 से कम है वो अम्लीय कहलाते हैं और जो 7 से जो अधिक होते हैं वो क्षारीय कहलाते हैं पीएच स्केल पर। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक
बेंजोइक अम्ल है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। ये आप जरूर याद रखें कि जो बेंजोइक अम्ल है इसका जो उपयोग है वो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से भी अच्छा बिजली का चालक होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी साधारण लवण। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, यह जल में घुलकर Na+ एवं क्लोरीन माइनस आयन बनाता है। Na+ एवं क्लोरीन माइनस आयन बनाता है। एथिल एल्कोहल, इसका उपयोग शराब यानी कि वाइन के रूप में होता है, यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। मोटर एवं हवाई जहाज के ईंधन के रूप में पारदर्शक साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। एथिल एल्कोहल, इसका उपयोग शराब यानी कि वाइन के रूप में होता है, यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। मोटर एवं हवाई जहाज के ईंधन के रूप में पारदर्शक साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। सूरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। सूरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आसवान। आसवान से सूरा से एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी एथिलीन। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस एथिलीन बदल जाने वाली गैस है। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यह दम घोटू एवं विषैली गैस है। यह ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म एवं पेयजल को शुद्ध करने, चीनी को सफेद करने इत्यादि के काम में आती है। तो ये आप जरूर याद रखें कि चीनी को सफेद करने के काम में जो आती है वो क्लोरीन गैसीय होती है, क्लोरीन गैस होती है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी साधारण लवण। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में साधारण लवण सोडियम क्लोराइड जो है वो पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में पाया जाता है। यह जल में अघुलनशील होता है। इसका उपयोग दंत मंजन, पाउडर, पेस्ट बनाने में तथा दीवारों पर सफेदी करने के तथा सीमेंट उद्योग में भी होता है। 81वां प्रश्न है दोस्तों, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नाभिक के प्रोटॉन। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होती है। किसी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उस तत्व के भातम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती रहती है। चक्रा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अभी पीछे भी ये प्रश्न आया था, तो उसमें लास्ट में जो एथिल अल्कोहल बना था तो उसके साथ में जो उत्पन्न हुई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी। तो चक्रा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी CO2 तथा C2H5OH, यानी कि ये इथाइल एल्कोहल होता है, ये एथिल एल्कोहल होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा ये इथाइल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल ये होता है। 84वां प्रश्न है, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें निम्नलिखित के मिलाने से उसका pH बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जलीय अमोनिया। एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें जलीय अमोनिया के मिलाने से उसका जो pH मान है वो बढ़ जाएगा। व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उर्वरक बनाने में। उर्वरक बनाने में व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है। उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी क्लोरीन। उर्वरक में क्लोरीन जो है वो नहीं पाया जाता है। उर्वरक में क्लोरीन नहीं पाया जाता है। फास्फोरस नाइट्रोजन का अनुरूप है, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में फास्फोरस अनिवार्य है। जानवरों की हड्डियों में यह 85% कैल्शियम फास्फेट के रूप में रहता है। जानवरों की हड्डियों में यह 85% कैल्शियम फास्फेट के रूप में रहता है। 87वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। जल रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होता है। यह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों ही अवस्था में पाया जाता है। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। यह भूपट्टी के
बहुत नीचे अवसादी या परतदार चट्टानों के परतों के बीच पाया जाता है। इसे काला सोना, द्रव सोना भी कहा जाता है। इसे काला सोना, द्रव सोना भी कहा जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका उपयोग पाइप बनाने के, विद्युत तार के कवर बनाने में, जूता के सोल आदि बनाने में होता है। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है निम्नलिखित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोयला। कोयला ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चलन करने वाला पदार्थ है। अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चलन करने वाला पदार्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य लवण। सामान्य या साधारण लवण सोडियम क्लोराइड अपनी पिघली अवस्था के विद्युत का चलन करने वाला पदार्थ है। सामान्य या साधारण लवण अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चलन करने वाला पदार्थ है। पॉलीथीन उच्च ताप एवं दाब पर इथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। इसका उपयोग थैला बनाने में, बरसाती बनाने में होता है। 90 क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं। गैसों के अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं, यह सही नहीं है। गैसों के अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं, यह सही नहीं है। 91 प्रश्न है, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोक। लोहे के उत्पादन के लिए कच्ची वस्तु के रूप में कोक का उपयोग होता है। कोक जो है वो कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं तथा जो अवशेष बचता है वह कोक कहलाता है। इसमें 80 से 85% तक कार्बन पाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में अवकारक के रूप से ईंधन एवं इलेक्ट्रोड के रूप में इसका उपयोग होता है। रबर जो है वो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। लैटेक्स में 1% एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। लैटेक्स में 1% एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है जिसके फलस्वरूप रबर प्राप्त होता है। जिसके फलस्वरूप जो है वो रबर प्राप्त होता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्राय जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है। पेट्रोल जल की सतह पर ही परत बना लेता है। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्राय जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ग्लूकोज। बहुलकी प्रकृति का पदार्थ ग्लूकोज नहीं है। नायलॉन यह पहला मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण एडिपिक अम्ल एवं एक्सा मिथिलीन डाइएमीन से होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, टायर, रस्सी, पैराशूट बनाने में होता है। सेलुलोज का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइसल्फाइड से मिलकर होता है। सेलुलोज का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बन डाइसल्फाइड से मिलकर होता है, तो ये आप जरूर याद रखें। रेयान एक प्रकार का रेशा है जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। रेयान का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। रेयान का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ जो हैं वो कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्यूमिनियम है, ये आप जरूर याद रखें। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें मोटर कारों से पेट्रोल का दहन होता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंग, रूप या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और इसका उदाहरण है दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना इत्यादि। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। हीरा उसी एक तत्व से बना है
जिससे बना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ग्रेफाइट। तो आंसर है ग्रेफाइट। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे ग्रेफाइट बना है। दोनों ही कार्बन के अपर रूप है, एलोट्रोप्स हैं। क्लोरोफॉर्म निश्चेतक है, यह चीड़ फाड़ जैसे कार्यों में इसका उपयोग होता है। श्वास के साथ इसका वाष्प लेने से बेहोशी होती है। श्वास के साथ इसका वाष्प लेने से बेहोशी होती है। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित से बने होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी साबुन। ऑप्शन सी साबुन। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक साबुन की तरह काम करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम में आने वाली दो गैसें हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम में आने वाली दो गैसें हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से होता है। H2SO4 को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग स्टोरेज बैटरी पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में होता है। यह एक प्रबल निर्जली कारक है। यह एक प्रबल निर्जली कारक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 प्रश्न है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आसवन। महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। जब द्रव को गर्म किया जाता है तब यह वाष्प में परिवर्तित होता है और जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तब यह पुनः जल में परिवर्तित होता है। ऐसी क्रिया को आसवन कहते हैं। किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है। साधारण ताप पर या गर्म करने पर जब द्रव वाष्प में बदलता है तब ऐसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन जब ठोस को गर्म किया जाता है तो वाष्प में परिवर्तित होता है तथा जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तो पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर, नौसादर, आयोडीन, नेप्थलीन, बेंजोइक अम्ल। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफेद परत में क्या होता है? कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफेद परत में क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण। कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफेद परत कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण होता है। 105 प्रश्न है, कपड़ा धोने वाला सोडा क्या है? कपड़ा धोने वाला सोडा क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जल योजित सोडियम कार्बोनेट। जल योजित सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को कपड़ा धोने वाला सोडा कहा जाता है। 106 प्रश्न है, सामान्य लवण कौन सा है? सामान्य लवण कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नेसाइट भी कहा जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैग्नेसाइट भी कहा जाता है। इसका उपयोग छपाई की स्याही, दंत मंजन, चेहरे पर लगाने वाला पाउडर इत्यादि बनाने में उपयोग होता है। यह पेट की अम्लता दूर करने के काम में आता है। 107 प्रश्न है, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह झाग क्यों नहीं देता है? कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह झाग क्यों नहीं देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग उत्पन्न नहीं करता है। 108 प्रश्न है, चट्टानों पर
से गुजरने के बाद, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है, जिसके कारण कठोर जल जो है वो कठोर हो जाता है, जिसके कारण जो है वो जल कठोर हो जाता है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तत्वांतरण। तत्वांतरण यानी कि ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन तत्वांतरण के प्रक्रिया द्वारा एक तत्व से दूसरे तत्व में बदल जाता है। वे तत्व जो स्वयं विखंडित होकर अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें निकालते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहे जाते हैं। वे तत्व जो स्वयं विखंडित होकर अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें निकालते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहे जाते हैं एवं ऐसी घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसकी खोज हेनरी बेक्करेल ने 1886 ईस्वी में की थी। इसकी जो खोज है वो हेनरी बेक्करेल ने 1886 ईस्वी में की थी। किसी रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व का जो अंतिम उत्पाद है वो अंततः सीसा होता है। और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। 110वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। 111वां प्रश्न दोस्तों, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 373। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 डिग्री केल्विन होता है। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है क्वथनांक कहलाता है। जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है वो क्वथनांक यानी कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और जो जल का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। जल में अशुद्धि मिलाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। प्रेशर कुकर में जल का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 112वां प्रश्न है, रोगग्रस्त विव्र को यानी कि किडनीज के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, परासरण है। रोगग्रस्त विवृकों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन डायलिसिस के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना परासरण यानी कि ऑस्मोसिस है। यह आप जरूर याद रखें। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यानी कि गैसों का विसरण घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध भी परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। 113वां प्रश्न है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है? दूध निम्नलिखित का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पायस। दूध पायस का उदाहरण है। वैसे कोलाइड जिसमें परिक्षेपित कण तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो कहलाता है। दोनों द्रव हो कहलाता है, इमल्शन वो कहलाता है। दूध पायस का उदाहरण है। वैसे कोलाइड जिसमें परिक्षेपित कण तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो, इमल्शन कहलाता है। वैसा कोलाइड जिसमें विलायक ठोस तथा विलय द्रव होता है, जेल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जेली। निलंबन यानी कि सस्पेंशन ऐसा घोल जिसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10 की पावर -5 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक होता है, निलंबन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए नदी का गंदा जल हवा में धुआं। नदी का गंदा जल हवा में धुआं। तो ये आप जरूर याद रखें कि ये सस्पेंशन के उदाहरण हैं, नदी का गंदा जल और हवा में धुआं। 114 प्रश्न है, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है? बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रेट, सल्फर एवं कास्ट कोयला यानी कि चारकोल। बारूद नाइट्रेट, सल्फर एवं कास्ट कोयला, चारकोल का मिश्रण होता है। सामान्य बारूद का जो आविष्कार है, यहाँ पर आविष्कार बढ़ाएगा दोस्तों, आविष्कार आएगा। सामान्य बारूद का जो आविष्कार है वो रोजर बेकन ने 1242 में किया था। यह हल्का विस्फोटक होता है। यह पोटेशियम या रोडियम नाइट्राइट, चारकोल और सल्फर का 15:3:2 के मिश्रण में होता है, अनुपात में मिश्रण होता है। 115 प्रश्न है, खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है? खाद्य परिरक्षक के रूप में
सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेंजोइक अम्ल। खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ बेंजोइक अम्ल है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कपड़े के रंग का विरंजन ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के द्वारा कपड़ों के रंग का विरंजन ब्लीचिंग किया जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 यह जल में शीघ्रता से घुलकर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इसी कारण इसे सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल देता है तथा प्रतिफल पुनः अभिक्रिया करके अभिकारक देता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधा गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। किसी भी रासायनिक यौगिक का न्यूनतम इकाई संभव है? किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम इकाई संभव इकाई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, परमाणु। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई परमाणु है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है अणु कहलाता है। इलेक्ट्रॉन जो है यह ऐसा कण है जो परमाणु के चारों ओर किसी कक्षा में चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है। इस पर इकाई ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। खोजकर्ता जो थे इलेक्ट्रॉन के वो जे थॉमसन थे। 1897 में इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉमसन ने। इसका जो द्रव्यमान है वो 9.108 गुना में 10 की पावर -31 किलोग्राम तक होता है या फिर 9.108 गुना में 10 की पावर -28 ग्राम होता है। ये ग्राम में और ये किलोग्राम में है। और इसका जो आवेश है वो -1.6 गुना में 10 की पावर -19 कूलम्ब तक होता है। प्रोटॉन जो है यह ऐसा कण है, यह एक ऐसा कण है जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। इस पर इकाई धन आवेश होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसकी जो खोज करता थे वो यूजीन गोल्डस्टीन थे 1886 ईस्वी में। यूजीन गोल्डस्टीन ने इसको सबसे पहले जो कैनाल किरणों की जो उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट उसमें इसको खोजा था, पर गोल्ड जो स्टीन थे इन्होंने इसको जब नाम नहीं दिया था। खोज तो इन्होंने कर ली थी पर उन्होंने इसका नाम नहीं दिया था। जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे उन्होंने 1911 में इसको नाम दिया था। इसकी खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के अंदर, और परमाणु के अंदर खोजने के बाद इन्होंने इसको नाम दिया था प्रोटॉन। तो इसके कारण इन दोनों को ही माना जाता है। मोस्टली जो है रदरफोर्ड को माना जाता है, गोल्ड स्टीन रदरफोर्ड दोनों को माना जाता है, पर मोस्टली जो है रदरफोर्ड को प्रोटॉन के खोजकर्ता माना जाता है। और इसका जो द्रव्यमान है वो 1.672 गुना में 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है या फिर 1.672 गुना में 10 की पावर -24 ग्राम होता है। इसका जो आवेश है वो प्लस यानी कि पॉजिटिव 1.6 गुना में 10 की पावर -19 कूलम्ब तक होता है। आगे दोस्तों हमारे पास 120वां प्रश्न, सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रंगहीन होते हैं। सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे रंगहीन होते हैं। 121वां प्रश्न है, फोटोग्राफी में काम में आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में काम में आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कपड़ों पर धोबियों के द्वारा और चिह्न बनाने वाली स्याही में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर जो निशान लगाया जाता है वो सिल्वर नाइट्रेट का ही उपयोग उसमें किया जाता है।
वृक्षों के समीप उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 123वां प्रश्न है, हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है। हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पारा। हिंगुल पारा का अशुद्ध अयस्क है। तांबा का अयस्क क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस या कॉपर पाइराइट है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या सीडेराइट, आयरन पाइराइट होता है। सीसा का अयस्क गैलेना है। सीसा का जो अयस्क है वो गैलेना है। वैज्ञानिक उपकरणों में पराबैंगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी क्वार्ट्ज कांच। वैज्ञानिक उपकरणों में पराबैंगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप जो है वो क्वार्ट्ज कांच है। सोडा कांच को मृदु कांच या सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है। पायरेक्स कांच यह सोडियम सिलिकेट एवं बोरोसिलिकेट का मिश्रण है। इसका उपयोग थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरण बनाने में होता है। कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम द्वारा कपूर का आसानी से शोधन किया जाता है। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एथिलीन। हरे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। यह वृक्षों में गैसीय अवस्था में पाया जाता है तथा फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाली गैस है। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाए जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम घरेलू प्रयोग से शुद्ध रूप अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाए जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु है। एल्यूमिनियम घरेलू प्रयोग से शुद्ध रूप अथवा मिश्र धातु के रूप से काम में लाए जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु है। प्राथमिक सोने की शुद्धता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 24 कैरेट। पेट्रोल में टेट्रा एथिलेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिलेड जो है वो मिलाया जाता है। पावर जो अल्कोहल है यह 4 भाग पेट्रोल और 1 भाग इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है, जिसे वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। टेट्रा एथिलेड एक अपस्फोट रोधी पदार्थ है। आगे दोस्तों हमारे पास सर्पसिल जो है वो क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एक प्रशांतक है। सर्पसिल एक प्रशांतक है। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इन्वर्टेज। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा होता है। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम में आने वाला यौगिक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोक्वीन। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम में आने वाला यौगिक क्लोरोक्वीन है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यूरिया प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। यूरिया की सर्वप्रथम प्रयोगशाला में वोलर ने अमोनिया साइनेट से बनाया था। यूरिया को सर्वप्रथम प्रयोगशाला में वोलर ने अमोनिया साइनेट से बनाया था। यूरिया है जो NH2CONH2 होता है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी तांबा मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी। समूहक की तरह काम में लाए जाने वाला अम्ल है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी बर्बिट्यूरिक अम्ल समूहक की तरह काम में लाए जाने वाला अम्ल है। आगे है दोस्तों हमारे पास सर्वाधिक आघातवर्त्य धातु है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सोना सर्वाधिक आघातवर्त्य धातु है। चांदी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है। 137वां प्रश्न है, गैस की लौ का सबसे
गर्म हिस्से को कहते हैं? गैस की लो का सबसे गर्म जो हिस्सा उसको कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नीला क्षेत्र। गैस की लो का सबसे गर्म हिस्सा नीला क्षेत्र कहा जाता है। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम के द्वारा कृत्रिम तौर पर गैसोलीन का उत्पादन होता है। 139वां प्रश्न है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन है। यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन है। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल इंजन तेल पसंद किया जाता है क्योंकि यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन होता है। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो घुले होते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। 142वां प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच लगभग होता है कितना? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7.5। मानव रक्त का पीएच लगभग 7.5 यानी कि 7.5 होता है और इसकी जो प्रकृति है वो हल्की क्षारीय होती है। 7.5 जो है रक्त का पीएच होता है। 143वां प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 0.001 मिलीमीटर के। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। एस्बेस्टॉस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग है यानी कि अंग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फेफड़े यानी कि लंग्स। एस्बेस्टॉस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग फेफड़ा, लंग्स है। शरीर में डीएनए का प्रकार्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सूत्रकणिका या जीवांत जनन। सूत्रकणिका का जीवांत जनन। शरीर में डीएनए का कार्य सूत्रकणिका का जीवांत जनन है। अपोहन उन रोगियों पर किया जाता है जिनको? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, विवृक विकार हो यानी कि किडनी की जिन्हें प्रॉब्लम हो या उन्हें रोग हो। अपोहन उन रोगियों पर किया जाता है जिनको विवृक विकार हो या किडनी की उन्हें रोग हो। तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाइन। तारपीन का तेल चीड़ यानी कि पाइन से प्राप्त होता है। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। 149वां प्रश्न है, एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं? एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल के। ये 150वां प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा रसायन विज्ञान के पार्ट 1 का अंतिम प्रश्न है। लार की प्रकृति है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अम्लीय है। लार की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है और जो इसका पीएच जो मान होता है वो 6.8 होता है। 6.8 होता है। जो इसका पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। दोस्तों इसी अंतिम 150 प्रश्न के साथ रसायन विज्ञान का पहला पार्ट पूरा होता है। दोस्तों इसका दूसरा पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों मैंने रुक्मणी जी विज्ञान बायोलॉजी बुक के भी एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर 5 पार्ट में वीडियो बनाया है। आप उन 5 पार्ट की वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।